पेपर अटेम्प्ट करते हो आप लोग घर जाकर हैं? मेरे पास एक कॉपी जरूर देख लेता हूँ। ठीक है, हर्षुल कौन है? हर्षुल वर्मा तुम हो? जतिन उपाध्याय आ जाओ। जतिन उपाध्याय बाहर है, फिर भी इसमें किसके नजर में बाहर है? अभी तो बाहर है, फिर भी नजर में इसके बाहर है। क्या बात है? कौन है? किधर बैठता है? किधर बैठता है वो बंदा? ये सामने वाला बेंच कौन सा है? सर आ गया सर, बीच वाला जी S1 युधिष्ठिर शर्मा सरल लिखा। इमाद हुसैन तुम हो? शर्म नहीं है? तुम लिटल शर्म नहीं है? क्या गलती करके आया पहले पेपर में? 4 प्लस किए हैं और 16 निगेटिव बनाया, बराबर मिला के 0 कर दिया तुमने। मयंक यादव एब्सेंट लेकर भी मार्क्स ले आता है। मानस पार्थ और पार्थ भैया। आकाश चहर तू है? ठीक है भाई। वीरेंद्र सिंह, आर्यन बाकी बड़ा मैक्सिमम बच्चे तो एब्सेंट थे टेस्ट में। चलो यार ठीक है, पेपर निकालिए, पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर 1 पहले डिस्कस कर लेता हूँ या बाद में कोई बताइए? आज करूँ पेपर डिस्कस? यस सर। जो सपोर्ट में हाथ खड़ा कर दो। मैं समझता सपोर्ट में तो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है किसी को? डाउट है? ठीक है, देखिए ये होगा क्या इसमें आपको दे रखा है केमिस्ट्री भी नहीं लाएगा, केमिस्ट्री को एक पे पुरानी होती ये बैकग्राउंड वाइट कैसे दिया है? बैकग्राउंड वाइट बाल्टी तो सर बाल्टी मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं सर बाल्टी लो। केचुआ सर आपके पीछे ये रहे। ये पीडीएफ आप लोगों ने कॉपी कर ली थी? सर स्कैनर ही नहीं आया था। हो गया? नेट नहीं चलता इसमें। एक ही इसमें तो ठीक है। देखो तो अगर ये अभी नहीं किया हो तो आप लोग स्कैन कर लेना। ये वापस से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ और ये सारे डेरिवेशन आपको, इसकी कहानी पूरी याद है आपको? कैपेसिटर वाली, फिर चार्जिंग वाला जो सर्किट पढ़े थे, क्योंकि ये मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरा कराऊंगा। अभी बहुत सारे चीजें बतानी बाकी है इसमें। 2 मिनट तो उसमें तो वही आ जा रहा था, तभी तो नहीं कर रहा था। डिलीट कर दो सर, डिलीट कर दो। रहने दो, तो मैं कर लूंगा अपने साथ। डिलीट न्यू। हाँ ये सही है, 10 मिनट ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी को? क्या कॉन्सेप्ट था उसमें? एक प्लेट में 4 वेरिएबल है, स्विच अभी ओपन है, पेपर बंदी चार्ज प्रोब, अरे ये कैपेसिटर के अभी और प्रॉब्लम्स कराना बाकी है जिसमें हम बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको पता होगा सभी लोग बोर्ड पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो इस तरीके से कंडक्टिंग प्लेट्स दी होती है, बातें नहीं, इस तरीके से कंडक्टिंग प्लेट्स दी होती है। ठीक है, आपसे बोला इसमें चार्ज Q है, इसमें 2Q है और इस पर लेट 3Q है। तो आपसे इसमें चार्ज कैसे निकल रहा है? टोटल चार्ज कितना तरीका है? Q, इसको 2Q, और ये आपस में कोई कनेक्ट वगैरह नहीं है, तो आइसोलेटेड प्लेट्स है, तो इसमें टोटल चार्ज तो Q, इस पर Q रहने वाला है, इस पर 2Q रहने वाला और इस पर 3Q रहने वाला है। लेकिन आपसे पूछा गया इनकी सरफेसेस पे चार्जेस बताइए, 1 और 1 डैश के बीच में बताइए, 2 और 2 डैश, 3 और 3 डैश। यार जो तितर-बितर करता था वो पहले तितर-बितर हो जाना, जो अलग-अलग बैठा था ना वो पहले हो जाना, फिर बाद में मत करना। ठीक है, आराम से अपनी जो भी सेटिंग बैठा के रख लो, कर लो, बट बाद में मत करना। आपने ये वाली चीज पढ़ी है क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्या होता था? आपको पहले दो का ही आप पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। अगर इस पर Q1 है और इस पर Q2 है और आपको हर फेस पे चार्ज बताना था, ठीक, हर फेस पे चार्ज बताना था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने मान लिया इधर सरफेस पे चार्ज कितना है? x है, तो इधर वाले का कितना होगा? Q1 - x होगा। इधर मान लो चार्ज y है, तो इधर कितना होगा बेटा? Q2 - y। टोटल चार्ज तो Q2 रहना चाहिए इस पर, और इस पर टोटल चार्ज Q1 रहना चाहिए। तो हमारे अननोन कितने हैं? x और y। तो आपने अगर थोड़ा बहुत सुना हो, क्लास में ध्यान दिया हो, तो कंडक्टर के अंदर जहाँ मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक क्या आती है? 0 आती है। कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे वहां पर नेट इलेक्ट्रिक क्या मिलनी चाहिए? 0। तो मैंने इस प्लेट के अंदर ये मटेरियल एक P पॉइंट लिया और इसके अंदर एक Q पॉइंट लिया। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए? कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो नेट इलेक्ट्रिक क्या आती है? 0। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, है ना? तो इस P पॉइंट पे किस मैंने आपको बताया था कि अरे बातें नहीं, इनफाइनाइट सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q अपॉन एरिया। तो इस वाले पॉइंट पर इस वाली लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती राइट साइड में, इस वाली की वजह से लेफ्ट साइड में, इस वाली की वजह से लेफ्ट साइड में, और इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड में। तो 3 की वजह से लेफ्ट साइड आती और एक की वजह से राइट साइड आती, अपॉन 2 एप्सिलॉन करते सबके। तो डायरेक्टली क्या लिखते? Q1 - x अपॉन, अरे भैया चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन t लिखा है मैंने, इज इक्वल टू x की वजह से आती x अपॉन 2 एप्सिलॉन, y वाली लेयर की वजह से आती y अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसकी वजह से आती Q2 - y अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या ये सारे वर्ड नहीं थे? तो मैंने डायरेक्टली चार्जिंग जिन चार्जेस की वजह से लेफ्ट साइड आ रही है और जिन चार्जेस की वजह से राइट साइड आ रही है, क्या उनके चार्जेस का सम कर दें कि और टर्म तो क्या होने वाली है? कैंसिल आउट होने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको जो मिला एक इक्वेशन मिल गई। क्या सेम चीज आप ध्यान से भी करते? बातें नहीं, सेम चीज क्या इसमें भी लिखते? तो इस पॉइंट पर इस लेयर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती, इस लेयर की सबकी वजह से होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, इसकी वजह से आती इधर की तरफ, इन सभी इस वाले y की वजह से इधर, x वाले की वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर। तो अगली इक्वेशन आपकी क्या मिलती बताइए? Q1 - x प्लस x प्लस y इक्वल टू Q2 - y। आप इनको सॉल्व कर लेंगे, अरे बोलो यार, तो x और y की वैल्यू पता लग जाएगी। बट इस वैल्यू में आपको रिजल्ट याद रखना है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या था? जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता करना है तो क्या करना है, जितने भी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, है ना, ऐसे मानते जाइए, इस पर Q1 है तो इधर x मान लीजिए, दूसरे पर y, दूसरे पर कितना होगा? Q2 - y। बट ये जो रिजल्ट आया वो किससे आया? मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर एक पॉइंट लिया और वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी? 0 कर दी। इसके अंदर भी लिया, दूसरी चीज इसके अंदर भी 0 कर दी।
तो दो इक्वेशन तो अननोन आ गई। तो अब जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इनकी आउटर सरफेस में जो चार्ज आता है वो टोटल चार्ज का आधा आता है। अरे सॉल्व करके देखेंगे तो इधर आ गया होगा आपका q1 + q2/2 आउटर सरफेस ये वाली है और इसकी आउटर सरफेस ये वाली है। तो इसमें भी होगा q1 + q2/2। अरे बोलो, और आमने वाली सरफेस में जो चार्ज आता है वो इक्वल और अपोजिट आता है। इक्वल और मतलब जब आप इनको सॉल्व करोगे ना इस वाली इक्वेशन और इस वाली को तो कंफर्म है x इक्वल टू क्या आने वाला है -y। अरे मैं सॉल्व नहीं कर रहा बट सॉल्व तो कर ही लोगे। अरे बोलो, अब आपने बोला कि सर इसमें चार्ज इतना है q1 + q2/2 और टोटल चार्ज कितना है q1, तो क्या बचा हुआ चार्ज इस सरफेस पर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है उसकी आउटर सरफेस में पाया जाता है। तो दो ही सरफेसेस हुई, इस वाली सरफेस पे आ गया q1 + q2/2, इसमें कितना आएगा q1 - q1/2 + q2/2। अरे बोलो ना यार, माइनस का आता तो कितना आता q1 - q2/2, क्या इनका सम q1 के इक्वल आ रहा है क्या आ रहा है। तो इस पर बेटा कितना आएगा इधर वाले पर -q2 + q1/2। क्या ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मिलकर q2 हो रहे हैं क्या, इसका उल्टा, सॉरी उल्टा कर दिया +q2 और अरे इसका अपोजिट होगा नहीं तो क्या होगा से। लेकिन ये रिजल्ट तभी काम करते हैं जब ये सारी की सारी प्लेट्स क्या हो आइसोलेटेड हो, मतलब और भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं हो। अरे बोलो कैसे निकाला आपको समझ में आया। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भाई पढ़ा के खत्म करते जाओ चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था कॉन्सेप्ट कि आपको बहुत सारी कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है, उन पर टोटल चार्ज गिवन है और आपको बताना है हर सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने मान लिया कि इस पर x है इस पर y है, तो बचा हुआ चार्ज टोटल चार्ज तो न्यूली कांस्टेंट ही रहने क्योंकि इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर रखा है, ना कहीं से चार्ज आ रहा है ना कहीं चार्ज जा रहा है, तो इंडिविजुअल चार्ज क्या रहेंगे सेम रहेंगे टोटल वाले। लेकिन हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या किया, एक इस वाली प्लेट के अंदर कोई पॉइंट ले लिया, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया और दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी 0। तो जिन पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे तो कितनी प्लेट्स हैं आपके पास, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी q/2s। तो एक ये लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर कितनी पॉइंट कितने की वजह से आएगा 4 की वजह से, ऊपर भी कितने की लेयर्स की वजह से आएगा 4 की वजह से, उनको सॉल्व कर लेते। पर जो रिजल्ट आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या याद रखना है कि लेफ्ट वाली जो प्लेट है उसकी सबसे लास्ट वाली सरफेस और सबसे राइट वाली जो प्लेट है उसकी राइट वाली सरफेसेस पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा और उसकी वैल्यू हमेशा आएगी टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 और आमने वाली सरफेसेस पर चार्ज इक्वल और तीसरी बात क्या याद रखनी है, एक प्लेट पर टोटल चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका 2q और 3q टोटल चार्ज कितना होगा 6q का आधा। तो इस वाली लेफ्ट वाली प्लेट पर क्या लेफ्ट सरफेस पे कितना होगा 3q, राइट वाली प्लेट की राइट सरफेस पे भी कितना होगा 3q। अरे बोलो यार इस पर बेटा टोटल चार्ज कितना रहेगा था q, इससे इधर 3q आ गया तो बचा हुआ इधर कितना होगा माइनस का 2q, 3q - 2q मिलकर तो इधर कितना होगा प्लस का 2। इस पर टोटल चार्ज कितना था एक सरफेस पर 2q आ चुका है, टोटल 2q ही रहना है, तो कितना रहा होगा इधर भी कितना रहा होगा बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन ये तब वैलिड है बेटा जब आपने जो जितने भी लेयर्स रखी थी जितने भी चार्जेस थे उन पर इंडिविजुअल चार्जेस गिवन थे और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी। अगर इसी क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन 1 था, अगर आपसे ध्यान सुनिएगा, इस पर टोटल चार्ज 2q था, इस पर टोटल चार्ज 4q था और अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी एक्स्ट्रा वाली। अब ये रिजल्ट फेल है, अभी रिजल्ट फेल है। अरे बोलो यार, अब नहीं बोल सकते हो कि इनकी लेफ्ट वाली प्लेट की लेफ्ट वाली सरफेस पर और राइट वाली प्लेट की राइट वाली सरफेस पर टोटल चार्ज का आधा होगा, अभी नहीं बोल सकते हो। पर दो चीज अभी भी बोल सकते हो, क्या टोटल चार्ज इसका क्या रहेगा सेम ही रहेगा, इसका भी टोटल चार्ज कितना रहेगा सेम रहेगा, बट कितना किस पर होगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें फंडामेंटल मेरे क्लियर है कि मैंने मान लिया इधर चार्ज x है और इधर चार्ज y है, तो इधर कितना होगा 4q - y, इधर कितना होगा बेटा 2q - x। तो एक पॉइंट पी लिया मैंने इसके अंदर, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है। देखिए किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ध्यान सुनिएगा।
क्या 2q माइनस x की वजह से इधर आती, वो प्लस बोल रहा हूँ, इधर की दिशा को मैं नेगेटिव, तो देखिएगा तो 2q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन, अरे बोलो माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन, y वाली लेयर की वजह से बेटा, अरे अभी y अपॉन 2a एप्सिलॉन, फिर 4q माइनस y की वजह से p पॉइंट यहाँ पर है तो क्या अभी आएगी, दिशा किधर होगी, पीछे, कितना होता 4q माइनस y, बोलो बोलो अपॉन 2a एप्सिलॉन प्लस e, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ मौजूद है, अरे मतलब सभी की वजह से किसी ने तो बनाई होगी, कोई चार्ज सिस्टम रहा होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मिल रही है, तो मैंने बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल क्या होनी चाहिए, जीरो, तो नेट का मतलब सभी की वजह से, तो चार्जेस की वजह से कितनी आई, ये चार कंपोनेंट्स आए, और ये किसी ने तो बनाई होगी, तो ये भी तो यहाँ पर मौजूद है, इनका सम क्या होना चाहिए, जीरो, कितने नॉन x और y, अरे बोलो यार इसका एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो क्या यहाँ पर P1 के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दूं, तो P1 के अंदर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बताइए, इस 4q माइनस y की वजह से इधर आती, इस y की वजह से इधर आई, लेयर की वजह से इधर आएगी, इस लेयर की वजह से भी इधर आती, और इस वाली लेयर की वजह से भी इधर आती, तो साथ में एक और कौन सी थी, E0 थी, क्या सेम चीज कर देंगे यार, दो इक्वेशन दो और नौ सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही था इसमें, ये याद रखना कॉन्सेप्ट, इस पर आते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बनेगा नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड का था, आज की क्लास के बाद अगर टाइम मिला तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पेंडुलम वाला, कर पाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, बताना है क्या, बताओ बताओ क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, a particle of charge q and mass m is suspended from a point by a rigid massless rod of length h equal to 3 meter, है ना, अब the point of suspension we have fixed a particle minus q at a distance a, ठीक है, slight displacement from mean position, ठीक है, SHM कर रहा है, time period of SHM बताइए, तो time period of SHM आप कैसे निकालते थे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते थे, लीनियर एसएसएम की बात करें तो सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करते थे, वापस से उस जगह क्या लिखते थे, नेट फोर्स, क्या लिखते थे, और नेट फोर्स को डायरेक्टली पोजीशन किसके लाने की कोशिश करते थे, -x के, जो डिस्प्लेसमेंट किया था। जब आप इस प्रोसेस में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन ये सारे यूज करके आप जब करते थे, ठीक है, तो जैसे ही f डायरेक्टली पोजीशन -x आ गया, -x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता था, SHM कांस्टेंट, और SHM की जनरल इक्वेशन क्या आती है, इसका जो -k * x + थीटा, अगर मीन पोजीशन कहां पर है, कहीं पर भी हो, अरे वो फोर्स को जीरो करके ट्राई हो गया ना यार, तो अगर इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आ जाती थी, तो जो -x का कोएफिशिएंट होता था वो क्या कहलाता था, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, SHM कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड आपका आ जाता था t = 2 मास ऑफ द पार्टिकल जो SHM कर रहा है इनटू SHM कांस्टेंट, एक ही फार्मूला है आपके पास, अरे बोलो यार। वैसे ही जब एंगुलर SHM आता था तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने वहां पर टाउ नेट 0 होना चाहिए, एंगुलर SHM में टाउ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फिर जिस जगह पर टॉर्क 0 है उससे क्या थीटा एंगल डिस्प्लेस करते थे, और वापस से नेट टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क लिखते थे, वो रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली पोजीशन किसके आ जाए, माइनस थीटा के, अरे बोलो ना यार, तो टाउ नेट डायरेक्टली पोजीशन किसके आता था, जो भी आता था, अरे बोलो, तो प्रोपोर्शनल साइन हटा देते तो एक कांस्टेंट आता था, उसी को हम क्या बोलते थे, SHM, एंगुलर SHM कांस्टेंट, ये SHM इनटू थीटा, ये SHM इनटू थीटा, तो एंगुलर SHM का टाइम पीरियड क्या होता था, 2π√i अपॉन KSHM, ये आता था कि नहीं आता था, 2π√i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और KSHM क्या होता था, जो माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल आपने क्या किया, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पता की जहां पर नेट टॉर्क क्या हो, 0, उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करते थे, थीटा, फिर नई जगह पे वापस से क्या लिखते थे, नेट टॉर्क, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, और टाउ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ही तुमने माइनस थीटा मैग्नीट्यूड बाय देखे
इसे रीस्टोरिंग को, जैसे कि वाली बात समझो, ये सिंपल पेंडुलम है आपका m मास का और l लंबाई का। क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसके अबाउट, इस पर एक टेंशन लग रहा है और ये नीचे क्या लग रहा है mg। क्या टेंशन भी यहीं से पास हो रही है, mg भी यहीं से पास हो रही है, तो दोनों का टॉर्क इसके अबाउट क्या है, 0 है। तो क्या इस जगह पर ये इक्विलिब्रियम में है, बात नहीं, इस जगह पर क्या है ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम वाली जगह से फिर थीटा क्या करते थे, डिस्प्लेस करते थे। थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत 5 डिग्री तक का है। अब बोलो यार, इसके बाद वापस से यहाँ पर लिखा मैंने टेंशन लग रही है। अब नई जगह पर फिर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या लिखेंगे बेटा, टाउ नेट। क्या लिखेंगे, टाउ नेट। टेंशन का टॉर्क वापस से कितना आएगा, 0। टॉर्क कितना आता है सभी को, क्या mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट उधर रस्सी आएगा। आपको पता है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg का इधर कंपोनेंट आया, mg cos थीटा, इधर आया mg sin थीटा। mg cos थीटा का टॉर्क कभी भी 0 हो गया, किसका टॉर्क आया, mg sin थीटा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्या जब हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा डिस्प्लेस किया तो वापस से टाउ नेट लिखा, तो टाउ नेट किसका आया है, mg sin थीटा। कितना आया, mg sin थीटा। टॉर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स इनटू, याद है ना आपको, जैसे ये आपका पॉइंट है और ये फोर्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लिखना है। तो कैसे करते थे, ये r वेक्टर डिफाइन करते थे, ये f वेक्टर है, तो टॉर्क डिफाइन होता था आपका r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो ये बार-बार नहीं करना है, आपको क्या करना है, फोर्स किसी भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू r परपेंडिकुलर। क्वेश्चन का r परपेंडिकुलर होगा क्या, तो जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे हम फोर्स लग रहा है, उस लाइन ऑफ एक्शन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे थे। तो ये काम किसका करेगा, r परपेंडिकुलर। अरे बोलो ना यार, यस सर। दिशा कैसे देखोगे, r क्रॉस f से। किससे, r वेक्टर के कहां पर डिफाइन होगा, जिस पॉइंट का टॉर्क लिख रहे हैं वहां पर टेल होगा, और जहां पर फोर्स है वहां पर उसकी हेड होगी। f वेक्टर इधर है तो r वेक्टर s डिस्प्लेस किया तो r क्रॉस f टॉर्क किधर आता, अंदर। और नहीं तो कॉमन सेंस से सोचा करो, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स ऐसे लगेगा तो ऐसे तो घुमा सकता है, तो टॉर्क कैसे आता, अंदर आता। अरे बोलो यार, r परपेंडिकुलर क्लियर है सभी को। जिस फोर्स का टॉर्क लिखना है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कीजिए, फिर जिसके अबाउट लिखना है उस पॉइंट से उस पे क्या डालिए, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर डाला उसकी जो लंबाई होगी वो किसका काम करेगी, r परपेंडिकुलर, और फोर्स की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। दिशा किससे देखोगे, r क्रॉस f से। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा देखनी आती है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा होगा कि mg sin थीटा का टॉर्क आया होगा, mg sin थीटा इनटू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ध्यान सुनिए, थीटा आपने ऐसे किया करते हो, थीटा की दिशा किधर है, बाहर, और टॉर्क की दिशा किधर है, अंदर। तो मैथमेटिकली लिखूं तो क्या है, मुझे माइनस साइन लगाना पड़ता। अरे बोलो, अगर मैं यहाँ पर रीस्टोरिंग वर्ड यूज कर लेता तो रीस्टोर का मतलब है कि आपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया और वापस से टॉर्क इस तरीके से लग रहा है कि वापस लाना चाह रहे हैं, तो रीस्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसमें से क्या देखते, मैग्नीट्यूड देखते, क्योंकि आपने दिशा यहाँ पर वर्डों में मेंशन कर दी। तो वो डायरेक्ट इक्वेशन किसके लाना पड़ता, थीटा के। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये। रीस्टोरिंग का मतलब इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया तो वापस लाने के लिए नेट फोर्स लगा, उसे आप क्या बोल रहे हो, रीस्टोरिंग। और वैसे देखा जाए कि डिस्प्लेस आपने इधर किया तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, नेगेटिव। तो एक दिशा पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरी नेगेटिव। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क आपका कितना आया बेटा, माइनस का mg sin थीटा इनटू l। लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा डिस्प्लेस करने के बाद क्या नेट टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा प्रूव करना, ये तो प्रूव करना। थीटा बहुत छोटा है तो क्या sin थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लगाया जा सकता है, तो कितना आ गया, माइनस का mg इनटू l इनटू थीटा। क्या आपने इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पर जाकर नेट टॉर्क लिखा और उस नेट टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रूव कर दिया, माइनस थीटा के। इसका मतलब ये जो कचरा होगा वो क्या, k SHM होगा। अरे बोलो, और एंगुलर SHM में आपका टाइम पीरियड होता था 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन k SHM। सिर्फ इतना याद रखो, जैसे लीनियर SHM में होता था 2 पाई रूट m अपॉन k SHM। अरे बोलो, और एंगुलर चीजों में मास को इनर्शिया से कैसे रिलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो m की जगह बस क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, और i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब ये वाली एक्सिस है। तो बताइए आपने भले फॉर्मूला रटा होगा 2 पाई रूट आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का कितना होता m into l स्क्वायर। अरे सीरीज परपेंडिकुलर है तो ml स्क्वायर अपॉन k SHM कितना आया mg है, आया कि नहीं आया? तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता था 2 पाई रूट l by g। अरे चमका गया। क्या क्या करना है? लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड निकालना है तो पहले सबसे पहले क्या पता करोगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करोगे? x। वापस से वहां पर नेट फोर्स लिखोगे और नेट फोर्स को डायरेक्ट पोजीशन किसके लाने की कोशिश करोगे? -x के। अरे बोलो यार। तो जब इस प्रोसेस में आप एक बार नेट फोर्स डायरेक्ट पोजीशन -x ले आए तो -x का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? SHM कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन k SHM। एंगुलर एसएचएम में क्या करोगे? जिस जगह पे टॉर्क 0 है वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, फिर जिस जगह से टॉर्क 0 है उससे थीटा एंगल डिस्प्लेस करेंगे और वापस नई जगह पर क्या लिखेंगे? नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क को डायरेक्टली पोजीशन किसके लाओगे? माइनस थीटा के। वो कैसे लाओगे? वो एप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेंगे आपको। थीटा छोटा है, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, वो सारा प्रोसेस होता है। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे समझे क्वेश्चन बता दो जरा से। मैंने सुना रिवाइज करा। क्या क्या था आपका? देखो ये रॉड पहले ये वाली सिचुएशन ये हो गया आपकी, इसका मास mn चार्ज प्लस का q है और इसके जस्ट अपोजिट एक चार्ज होता है माइनस। ध्यान सुनिए, इस जब ये चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पे बैठा रहा होगा, इस जगह पर रहा होगा, है ना, तो एक तो इस पर mg लग रहा होगा और इस रॉड का टेंशन लग रहा होगा। अरे बोलो। और इस माइनस q की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा k/q1 k2 by r स्क्वायर वाला। अरे बोलो ना यार। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या ये सारे के सारे फोर्सेस इस जगह पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहे हैं, तो इस जगह पर इन सारे फोर्सेस का टॉर्क, अरे परपेंडिकुलर दूरी 0 होगी ना इसकी पॉइंट से। परपेंडिकुलर दूरी बताई मैंने कैसे लिखते हैं? जिस पॉइंट के और टॉर्क लिखना है और जिसका लिखना है उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे क्या डालना है? परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगी, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? 0। तो टॉर्क कितना मिलेगा? 0। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर अगला स्टेप क्या होता था? इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करो? थीटा। अरे कितना डिस्प्लेस करो? थीटा। अरे बोलो ना यार। तो वापस से क्या बनाना पड़ेगा? FBD, क्योंकि हमें टॉर्क लिखना है। जब मैंने FBD बनाया तो क्या mg अभी भी इधर लग रहा है और साथ में इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे लग रहा होगा, समझ में आ रहा है भाई? एक फोर्स ये लग रहा है। अरे बोलो। यस सर। अच्छा आपको एक चीज देखा है, अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा आप निकाल सकते हैं क्या? अब वो तो भाई, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। अरे सेम है ना, तो अरे बोलो यार, तो ये कितना होगा हमारा? छोड़ो बाद में जरूरत पड़ेगी निकालेंगे। आपको क्या लिखना है इस पॉइंट के और क्या लिखना है? और फोर्स कौन सा लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, ये एंगल मैं अभी बोल दे रहा हूं अल्फा। ठीक है, इस f का ही कंपोनेंट इधर आएगा f cos अल्फा और इधर आएगा f sin अल्फा। वैसे ही mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ध्यान से देखते रहिए। ये एंगल भी थीटा होगा। अरे इस लाइन का वर्टिकल एंगल कितना है? थीटा। मतलब रॉड का वर्टिकल एंगल कितना है? थीटा। तो रॉड वाली लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो mg का mg तो वर्टिकल में लगता है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? mg cos थीटा और ये कितना होगा? mg sin थीटा। अरे देखो फोर्सेस दिख रहे हैं आपको। फोर्सेस देखते टाइम ये देखना होता है वो किन किन चीजों के साथ कांटेक्ट में है। तो रस्सी के साथ कांटेक्ट में था। अरे मान लो रॉड हो या रस्सी को बात देखिए। अरे बोलो यार। तो टेंशन इधर लगा दी मैंने, एक फोर्स इधर टेंशन लगा दिया आपका, और एक फोर्स कौन सा आया होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि 2 पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग आता है। और तीसरा फोर्स कौन सा आया होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। और कोई फोर्स बचा क्या इस पर? अरे इस पर कोई फोर्स बचा गया, तो इन्हीं फोर्सेस का टॉर्क लिखना है। तो मैंने क्या किया? mg को ब्रेक कर लिया अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर रॉड। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी ब्रेक कर लिया अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। और टेंशन तो अलोंग द रॉड लगी ही रही थी, तो उसको ब्रेक करने की जरूरत
आप देखो tau net about hinge, tau net about hinge जो भी आएगा क्या उसमें टेंशन का f cos अल्फा का और mg cos थीटा का क्या वहीं से पास कर जा रहे हैं, तो उनका डॉट क्या हो जाएगा 0। तो f net f sin अल्फा का किधर आएगा बताओ, f sin अल्फा क्या इसके बाद ऐसे घुमाना चाह रहा होगा बाहर की तरफ, और बाहर वाले थीटा वाली दिशा आपने क्या मानी है पॉजिटिव, ठीक है। तो f sin अल्फा इनटू परपेंडिकुलर दूरी l और इसका कितना आएगा माइनस का mg sin थीटा इनटू l। अरे आया कि नहीं आया? अब इसमें अपने को अल्फा हटाना पड़ेगा, अपने को अल्फा, क्योंकि हमें डायगोनल से किसके प्रूव करना है थीटा के। अरे बोलो ना यार, यस ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पर सही से, ये दूरी जो है आपकी, ये दूरी मान लो कि इस मोमेंट पर r है, और ये दूरी a है, बात है नहीं, और ये एंगल जो आपका है ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो साइन रूल लगाकर अगर आप देखें आपको दिख रहा होगा ये लाइन a है, ये लाइन a है, और ये दूरी आपकी r है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा हुआ, और ये एंगल आपने कितना बोला अल्फा बोला। अरे बोलो, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोर्स लिखोगे इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे r की वैल्यू भी a और थीटा के फॉर्म में चाहिए और अल्फा की वैल्यू भी a और, तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से बताओ, इस एंगल के करस्पॉन्ड इस एंगल साइन रूल आता है आपको, साइन ऑफ अल्फा अपॉन a, साइन रूल आता होगा ना, साइन ऑफ अल्फा अपॉन a। अच्छा ये एंगल कितना बचा आपका 180 माइनस थीटा, तो 180 उठ जाएगा, वैसे भी ये आपका 180 माइनस थीटा और ये हो जाएगा प्लस थीटा और माइनस अल्फा, प्लस थीटा माइनस, हाँ तब हाँ पता है वो दो साइड इक्वल होंगी ना, तो ये वाला एंगल जो आता है वो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अरे वो सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, जो मुझे नहीं आता, मुझे अलग अलग मानना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव होगा हो जाएगा जो भी होगा, लेकिन लिखेंगे क्या साइन अल्फा अपॉन इसके सामने वाली साइड, पता है ना ये, ठीक है। और cos साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन r इज इक्वल टू, और कौन सा बचा ये वाला साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन a। यहां से अपने को सिंपली f की वैल्यू डालनी है आपको k की स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू आप इन दोनों को सॉल्व करके डाल सकते हैं। अरे बोलो ना यार, पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा में, थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा का अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे थीटा, तो थीटा के बाद जो कचरा बचेगा वो किसका काम करेगा SHM कांस्टेंट का के वही, और टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा 2 पाई रूट I अपॉन SHM कांस्टेंट, और I कितना हो जाएगा इस पॉइंट का, मासलेस रॉड है उसका तो 0 हो गया, पार्टिकल कितना होगा ml स्क्वायर, अभी बताया ना सिंपल पेंडुलम। अरे करते कैसे समझ में आया, कोई भी SHM की प्रॉब्लम हो स्टैंडर्ड तरीका यही है, स्टैंडर्ड तरीका यही है कि जब भी आपको SHM प्रूव करना है या एंगुलर SHM प्रूव करना है, SHM प्रूव करना है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पता कर पाते नहीं, क्या बोल रहे हैं? अरे ये समझ में आया कैसे लिखा, सिंपल इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करो, अगर एंगुलर SHM पता करना है तो वहां पर नेट और क्या मिलेगा 0, फिर एंगुलर SHM में थीटा एंगल डिस्प्लेस करो और नई जगह पर सारे फोर्सेस देखो, और सारे फोर्सेस का टर्म किसके बाद लिखना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद, तो जो टेन टॉर्क आएगा वो डायरेक्टली किसके प्रूव करोगे, डायरेक्टली किसके प्रूव करोगे, अरे बोलो ये एंगल भी तो सेम होगा मेरे हिसाब से, ये तो बोले ना, तो ये एंगल ऑब्वियसली आइसोस्केलेस एंगल है, दो साइड सेम है, तो ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, और ये बचा कितना 180 माइनस 2 अल्फा, और वो किसके इक्वल होगा 90 माइनस थीटा के, सही है ना। तो यहाँ से आपका रिजल्ट यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस
थीटा, तो आपको ये साइन फाइन लगाने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से वो ज्योमेट्री के ऊपर आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। अरे चमका क्वेश्चन नंबर चलवा रहे जी इफेक्टिव भी इफेक्टिव मुझे नहीं आता है, वो लड्डू के हाथ है। जी इफेक्टिव से क्या करोगे बताओ? जी इफेक्टिव यहाँ पर जी इफेक्टिव 2 पाई रूट L अपॉन जी इफेक्टिव से करना चाह रहे हो, तो जी इफेक्टिव का डेफिनेशन क्या था? देख कितना तो छोटा लेकिन फिर भी कितनी अच्छी है। मेरा तो नहीं, जी इफेक्टिव का डेफिनेशन क्या था? टेंशन के अलावा, डाउट है ब्रदर लिखा इक्विलिब्रियम नहीं पोजीशन पे टेंशन के अलावा। इसका आंसर तुमको दिखाना, पेपर देना एक बार। ये भी कुछ छोटा-छोटा अलग से बच्चा है ऊपर से आंसर। हाँ तो भाई ठीक है। और क्या है आपका? मेरे पास है इसमें। मेरी भी 2 सकती कॉपी। ये आपको कल कर गया पूरा ही लिख ही लो, 2 वर्ड। दूसरी बात। k की वैल्यू डालो, f की वैल्यू बात है नहीं, k क्यूब स्क्वायर अपॉन क्या r स्क्वायर sin अल्फा इनटू l माइनस mg sin ऑफ थीटा इनटू l। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन तो इजी सी है। क्या यहां से अल्फा की वैल्यू अगर देखें तो 90 माइनस थीटा बाय इसमें तो अल्फा है, अरे है कि नहीं है? तो क्या डायरेक्टली अपन डाल दें, तो k क्यूब स्क्वायर। अच्छा r की वैल्यू बताइए इन टर्म ऑफ थीटा, तो ये तो हो गया cos, ये तो sin थीटा ही हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन sin अल्फा, वो भी डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin अल्फा इनटू l माइनस mg sin थीटा इनटू l। क्या वापस से यहाँ पर ये sin क्यूब ये ऊपर जाएगा तो sin क्यूब अल्फा हो जाएगा? अरे सही है ना भाई? अरे ये दिख रहा है ना आपको? और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, गंदा सा फंक्शन आए ना, ठीक है, जब भी गंदा सा फंक्शन आए तो आप तो सिंपल df बाई यहाँ पर टॉर्क है तो d tau बाई d थीटा निकाल लो और इसको डाल दो 0। अभी जो जी एडवांस में क्वेश्चन आया था इस साल इसमें अभी हुआ था, उसमें पूरी सिंपल टाइम पीरियड पूछा था, जिसमें टाइम भी तो माइनस के अपॉन r क्यूब टाइप का, माइनस के अपॉन r क्यूब r कैप, उसमें एक लाइन में डिफरेंशियल फॉर्म में कैसा भी गंदा फंक्शन है उससे एक लाइन में आ जाता। अब यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि sin स्क्वायर अल्फा क्यों करना है? अल्फा तो हमने माना हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू किसके टर्म में डाल दोगे? थीटा के टर्म में। जो पूरा फंक्शन मुझे किसमें चाहिए? sin थीटा के फॉर्म। तो यहाँ पर एक तुमने वो पढ़ लिया है क्या, बाइनोमियल एक्सपांशन वगैरह? तो sin क्यूब थीटा का एक्सपांशन कर देना। अरे बोलो यार, और sin थीटा को यहाँ पर क्या लिख दोगे? थीटा, और sin क्यूब थीटा का जो भी बचेगा आपका वहाँ एक्सपांशन हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, sin थीटा का एक्सपांशन पड़ा हुआ ना, लेकिन सीबीएसई तो होगा आरबीएस ln1 plus x का 1 minus 1 by 2 plus वही एक्सपांशन बाइनोमियल, लेकिन माइनस का एक्सपांशन में यहाँ पे निकलेगा। ऐसे क्या थीटा की हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे? पेपर कंपेयर कर ले, सीबीएसई को उठा ले तो सेट को और आरबीएसई को उठा ले, खुद ही कह देगा। पता है अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ रहा है। कर ले तो चाहे कौन सा अल्फा तुमने कहां से लेकर के वो डिपेंड कर रहा है ना? नहीं भाई, सॉल्यूशन में ये वाला अल्फा है। अच्छा ये दो जगह ये अल्फा थोड़ी है यार, भाई अरे ये तो एंगल मैंने कहां से लिया था? ये रॉड से लिया था। अरे ये वाला अल्फा अलग है, ये एंगल अल्फा 1 अलग है। इसमें आप समझ नहीं आते। अरे भैया ये थीटा है और वो अल्फा है, और इन्होंने जो दिया था नीचे वाला जो तुम्हारे सॉल्यूशन में दिया, अरे मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किया है कि नहीं किया है। मुझे मेरे तरीके में ज्यादा विश्वास है, सिंपल कहा। तो ये वाले तरीके साइंस अकेडमी भूल गए क्या? घर पे चलाएगा क्या मैसेज? अरे कर लेंगे ना इसके बाद। क्या? अरे वो कर लेना है यार भाई, उसमें क्या बताओ कौन से
बता रहा हूँ, वो नहीं ध्यान दे रहे हो, वो देख लेना आपको कोई कचरा हो गया होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कहीं पर भी तुम्हें नहीं भी दिख रहा हो, तुम्हारे पास साइन रूल और जब भी अच्छी प्रॉब्लम देखोगे साइन और कोसाइन रूल लग जाएंगे वहां पर, कैसा भी गंदा सा ट्रायंगल। आपको बताओ क्या बता रहे थे? तो देख कौन सा वाला बता रहे? ये तुम्हारा कितना बचा? 180 माइनस थीटा, वही तो बचा। और ये कितना है? अल्फा है दोनों, तो वो किसके इक्वल लिखते? 180, वही तो आया तुम्हारा। हाँ तो वहां तो भाई, अरे बोलते हैं मैं क्या बताऊं उसमें ट्रायंगल में, मैं तो कॉन्सेप्ट में फिजिक्स बताऊं कि मैथ्स बताऊं? फिजिक्स बता रहा हूं मैं। अरे ये तो सबको दिख रहा होगा ना भाई, ये साइड इक्वल है, फिर भी मैंने अलग अलग माना था, बाद में आ जाएगा जो आना होगा। मैं तो कभी ऐसा करता ही नहीं, मुझे जब तक ज्योमेट्री क्लियर दिख रही हो तो ठीक है, नहीं दिख रही हो तो मैं मानता जाता हूँ। फिर आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, इक्वेशंस कम पड़ेगी तो सोचना पड़ जाएगा। ये आ गया ना तुम्हारा। तो वैसे ये 180 माइनस थीटा ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। अरे बोल रहे यार हैं? हाँ वो आ गया ना, 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 12, 180 उड़ गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? थीटा बाई 2। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे बोल रहे यार, तो बस इसको सॉल्व कर लेना इसके बाद, और नहीं तो उसमें भी आगे क्वेश्चन नंबर जो भी है, इसमें इन्होंने, मुझे ये नहीं समझ में आया, मेरी बात समझना, जो रोलिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, रोलिंग वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इन्होंने पूरा फ्रिक्शन क्यों लगा दिया? दोनों सरफेसेस पर फ्रिक्शन mu into n क्यों लगा दिया? किसी ने बोला है कि पूरा लगेगा क्या? किसी ने बोला है क्या पूरा लगेगा? जब प्योर रोल हो रहा है मींस रोलिंग वही है ना इसमें। A sphere is rotating between two rough inclined walls and shown the figure of observed friction this F1 and friction P and Q। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर फ्री जो भी आप फ्री बॉडी और डायग्राम बनाएंगे है ना, और प्योर रोल कर रहा है, तो प्योर रोल कर रहा है मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, कांटेक्ट पॉइंट और कांटेक्ट सरफेस पे स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग हो नहीं रही, पर स्लिपिंग होने की क्या है टेंडेंसी। तो स्लिपिंग नहीं हो रही होती तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होता है? स्टैटिक। और स्टैटिक जितना लगता है उतनी जितनी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हम डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हैं कि mu into n में लग, वो तो औकात है उसकी कितना लग सकता है, लगता तो उतना है जितनी जरूरत है। अच्छा यहाँ पर हाँ सही है, अब ठीक है, उसे रोल नहीं कर रहा है तो चल नहीं रहा है, वो वहीं वहीं से घूम रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली सिंपल तो कौन सा लगेगा? काइटिक पूरा का पूरा लगता है mu into नॉर्मल। अब ठीक है, रोलिंग कर रहा होता तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये करंट वाला क्वेश्चन बना, करंट वाला देखते ही पता, मैंने पहले भी बोला सर्किट में सबसे पहले जीरो मानो, और जीरो मानते ही तुम्हारा काम हो जाता है। जैसे जीरो माना 5-5 हो गया, बीच में जीरो मान लो तो 5-5, तो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो करंट कितना होगा? 0। 24 क्या जी? अरे मैं को इस पर 24 ऐसे लिखा हुआ मुझे पता नहीं, पर जो भी है वो वेज वाला क्वेश्चन, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? वही है ना? क्या तरीका है? The sort of resonant wave is free to move over the exposed continuous surface. System is released from where a wave say distance 35.4 per meter polymeter in t seconds। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव पूछा हुआ है क्या भाई? हाँ तो उससे क्या मतलब गलत आ रहा है क्या? ये भी बता देगा। ये पूरा सॉल्व करना भाई, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। साइन थीटा का एक्सपांशन निकालना, ये 22 में देखिए, 22 में आपको देखा एक स्फीयर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, बात है नहीं, एक स्फीयर रोटेट कर रहा है P और 2 इंक्लाइन के बीच में, है ना?
एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है और दूसरे का 60 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? P, और इसे क्या है? P। ये एंगल 30 डिग्री है और ये आपका टोटल 60 डिग्री है। ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये ही रोटेट कर रहा है, एक सरफेस ये आई जो कि यहाँ से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो इसकी वजह से एक नॉर्मल मिल रहा होगा लेट n1 जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। साथ में इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। F(k1) कितना? यहाँ का म्यू इनटू ये का नॉर्मल। सबसे पहले हम कौन से फोर्सेस शो करते हैं? जो हमें दिख रहे होते हैं। तो दिखने वाले कौन से किन चीजों के साथ कांटेक्ट में? तो ये सरफेस के साथ यहाँ कांटेक्ट में था, तो यहाँ नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन हमने शो कर दिया। एक इस वाली जगह कांटेक्ट में, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल आएगा n2, और यहाँ जा रही है सरफेस इधर, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा इधर। अरे बोलो ना यार, ठीक है। अब दो मिनट रुकना। अब आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है? 60। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हुई कि नहीं हुई? तो ये एंगल भी कितना हुआ? 60। अरे मैं इस पॉइंट से डिनोट करने वाला हूँ, ये वाला ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है? 30। तो यहीं पर डॉट अगर लाइन खींचे आपको, तो आपको दिख जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके ये एंगल कितना होगा? 30, और ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30। अरे बोलो, यहाँ पर ये एंगल आपने सारे शो कर दिए। ये एंगल कितना होगा वर्टिकल से? 30। अब फोर्स को पॉइंट से डिनोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो n1 फोर्स लग रहा है, n1 फोर्स लग रहा है, वो वर्टिकल से कितने डिग्री लग रहा है? 30 पर। और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितने लग रहा है? 30 पर। n2 जो लग रहा है वो इधर साइड है और वर्टिकल से कितने पर है? 60 पर। फ्रिक्शन जो लग रहा है ये वो इधर की साइड है, लेकिन इस वाली वर्टिकल से कितने पर है? 30 पर। बस ट्रांसलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होना चाहिए? 0। अरे बोलो, एक और फोर्स बचा है, कौन सा? mg। क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? और कोई फोर्स है क्या इस पर? यहाँ पर कांटेक्ट था, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन बना दिया। यहाँ पर भी कांटेक्ट था, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन बना दिया। अब किसी और चीज से कांटेक्ट में नहीं है, ना रस्सी के साथ कांटेक्ट में है, ना स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में है, तो इसमें कांटेक्ट वाले सारे फोर्सेस हमने शो कर दिए। बचा फील्ड फोर्स, दैट इज mg। गंदी किधर लग जाएगा? नीचे। तो इसमें इक्वेशन आप क्या लिखते बताइए? n2 को ब्रेक करो तो n2 का इधर कंपोनेंट आएगा n2 sin 60, वैसे इधर आएगा n2 cos 60। वैसे ही Fk1 का इधर कंपोनेंट आता Fk1 cos 30, और इधर आता Fk1 sin 30। अरे बोलो यार, वैसे ही n1 का इधर कंपोनेंट आता कितना? n1 sin 30, और इधर आता फालतू में टाइम पास करवा रहे हो, उससे कर लेना है cos 30। Fk2 को इधर करते तो Fk2 cos 30, और इधर आता Fk2 sin 30। हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 करना है, वर्टिकल में भी। वर्टिकल में कितना आया? n1 cos 30 Fk1 sin 30 इज इक्वल टू क्या? mg प्लस n2 cos 60 प्लस Fk2 cos 30। अरे सही है क्या? वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखते? n1 sin 30 प्लस Fk2 sin 30 is equal to n2 sin 60 plus Fk1 cos 30। अरे आगे की नहीं आगे? Fk1 की वैल्यू क्या डालोगे? म्यू इनटू n1, दो जगह म्यू सेम दे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर म्यू इनटू n1, यहाँ पर क्या डालोगे? म्यू इनटू क्या? n1 n2 को दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर ये मुद्दा बड़ा नहीं था, तुम्हारी चैलेंजिंग ये था दिशाएं लिखना। तो हमेशा क्या किया करो, ठीक है, जब भी ऐसे गंदे फोर्सेस दिखे तो आपको ये पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है ना? तो मुझे बस एक एंगल पता लग जाए कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से। तो मैंने कहा
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल 60 है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, इनके बीच में भी कितना होगा 60 होगा। मुझे बार-बार देखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो, और ये फ्रिक्शन जो लग रहा था वो अलग इंक्लाइन लग रहा था, तो इंक्लाइन पे वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था ऊपर वाला 30 डिग्री। तो मैंने क्या इसको भी मैं और सारे फोर्सेस को फिर पॉइंट पर मान लिया करो। अरे मैं तो वेक्टर जोड़ने हैं ना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23 24 हुआ। 24 आपको पूछा गया है कि इसमें पूरा सिस्टम को रिलीज कर दिया और वेट जब मूव कर जाता है 35/4 मीटर, ठीक है, तो आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ठीक, अगर ध्यान से देखो हुआ क्या होगा इसमें, यहाँ पे 4 ऐसे करिए आई कैपिंग बाहर बड़ा इसमें बना देंगे आगे पीछे यहाँ पर आ रही क्या है ये नंबर आ रही है बोलने का तरीका बड़ा बड़ी चीज दिखाओ यही तरीका है 2 kg है। कौन तो बोला हाँ तो मैंने कब मना कर दिया। अरे मैं मान देखिएगा सब लोग बोर्ड पर मैंने मान लिया कि जब ये कुछ दूरी चल गया होगा, ये बात की बात है, पहले सिस्टम पहले अरे बातें कहां से आ रही है, ये मैंने भी थोड़ी डिस्कस करवाया, 4 बच्चों के लिए थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन क्या पोर्शन ये तो पढ़ा हुआ है ना, इसमें तो मान का हासिल किए पढ़े हो तो वो तो पढ़ लो कम से कम, तो वाला ठीक है, बहाने हैं तुम्हारे पास बोलने के लिए। क्या होगा इसमें, सिस्टम को जैसे रिलीज करेगी ये भी चलेगा, वेज भी चलेगा, वेज फ्री टू मूव है। लेट इसकी स्पीड बेटा आपकी इधर मान ली मैंने v विद रिस्पेक्ट टू वेज, अगर वेज रुका होता तो ये चलता इधर ही चलता, और जैसे ही आपने ये वाली स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वेज मानी या एक्सेलरेशन इधर विद रिस्पेक्ट टू वेज मान दे, तो आप नॉर्मल कांस्टेंट लगा चुके हो, लगा चुके हो, एक इक्वेशन आपकी कम हो जाती है। जब भी मूविंग वेज पर कोई ब्लॉक रखा हो तो इसका एक्सप्रेशन या वेलोसिटी हमेशा एक माननी चाहिए किधर अलोंग द वेज विद रिस्पेक्ट टू वेज, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो इसकी वेलोसिटी और ऐड होगी। अगर आपसे बोला जाए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखोगे चेन रूल से, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वाली वेलोसिटी आपने अलोंग द वेज मान ली, क्या आप सब वेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ऐड करोगे तो ब्लॉक की किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिलेगी। और ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस वेज की बेटा वेलोसिटी किधर है, कितनी v1 कितनी है, अरे इस वेज की वेलोसिटी कितनी है, तो ब्लॉक के पास कितने कंपोनेंट होंगे, एक v विद रिस्पेक्ट टू वेज इधर होगी और वेज वाली और ऐड हो जाएगी, नेट वेलोसिटी जो होगी वो v1 और v का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अरे चमका क्या कर रहा हूं अभी, स्टिंग कांस्टेंट और मैंने ये जो लगाया है ना ये वेज कांस्टेंट लगा दिया है, वेज कांस्टेंट याद है आपको, या नॉर्मल कांस्टेंट, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहती हैं और ड्यूरिंग द मोशन भी कांटेक्ट में रहती हैं तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। जब आपने ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज मानी तो आपके लिए वेज क्या हो गया, वो रुक गया, तो पूरी रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, अलोंग द वेज, तो परपेंडिकुलर टू द वेज कंपोनेंट कितना आता है, 0। तो ये मानते आपने एक इक्वेशन अपनी कम कर दी, कौन सी, वेज कांस्टेंट वाली। लेकिन आपने बोला कि मुझे तो सारी ब्लॉक की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में सारी वेलोसिटी चाहिए, ग्राउंड के, तो वो फार्मूला क्या लगाते हैं रिलेटिव वाला, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके पास ब्लॉक के पास दो कंपोनेंट होंगे, ये बात समझ में आई, एक इधर होगा और अगर वेज की इधर है तो ये होगा, तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। लेकिन अभी एक इक्वेशन और बाकी रह गई, अभी भी एक इक्वेशन और बाकी रह गई, कौन सी, स्टिंग कांस्टेंट, कौन सी, पता है क्या स्टिंग कांस्टेंट, तो क्या वो वाला लगा दूं क्या, समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट v वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लॉक पर टेंशन इधर है और इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है,
ठीक है, तो V1 का एक कंपोनेंट आपका ये थीटा है, थीटा बाद में डालते हैं, तो V1 cos थीटा और इधर कितना आया V1 sin थीटा। वेज पे देखिए, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, वेज पर t इधर लग रहा है, t इधर लग रहा है, t इधर लग रहा है और t इधर लग रहा है। क्या आपको पता है कि जब किसी भी वेज के साथ आइडियल पुली जुड़ी होती है तो उन आइडियल पुली को ही उस वेज का क्या मान लेते हैं, पार्ट मान लेते हैं। और आइडियल पुली पर जो रस्सी लिपटी होती है उस, अच्छा रस्सी और पुली के बीच में कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, रस्सी और आइडियल पुली और आइडियल रस्सी के बीच में? नहीं भाई, नॉर्मल लगता है, सरफेसेस कांटेक्ट में है वहां पर, वो मैथमेटिकली टेंशन एक बोला जाता है। कौन सा हो सकता है, नॉर्मल, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। अरे भैया दो सरफेसेस कांटेक्ट में ना, पुली की सरफेस और रस्सी की सरफेस, तो सरफेसेस कांटेक्ट होगी ना, दोनों के बीच में क्या लगेगा, लेकिन वो मैथमेटिकली किसके बोला जाता है, टेंशन के, इसलिए आपको डायरेक्टली बताया नहीं जाता है। देखिएगा इधर, इसका देखो, इसका t का एक कंपोनेंट इधर आता, t cos थीटा और इधर आता, अब इस पर इसकी वेलोसिटी v1 आपने इधर मानी, सारी टेंशन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, टेंशन के साथ, तो ये वाली टेंशन का डॉट प्रोडक्ट 0 आता, इसका भी 0 आता, t cos थीटा और v1 के बीच में एंगल कितना है 180, तो ये आता माइनस का t cos थीटा इनटू v1 और इस वाले t का और इस v1 के बीच में कितना है 0, t इनटू v1। ये किस पर t का डॉट प्रोडक्ट किया वेलोसिटी के साथ, वेज पर। वैसे ड्रॉप पर आपका आता क्या, इस वाली टेंशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता और इसके साथ क्या आता 0, 90 डिग्री पर, तो इसके साथ आता t v1 cos थीटा माइनस v इक्वल टू क्या 0, तो आपको दिख रहा होगा v1 इक्वल टू क्या आ गया, तो v आ गया। ये स्टैंडर्ड है, हमेशा यही आता है। अरे बोलो, दिख रहा है ना, v1 इक्वल टू क्या आ गया, अरे माइनस का t cos थीटा v1 प्लस का t cos थीटा v1, अरे बोलो यार, यस सर, ये माइनस का t v और ये प्लस का t v1, t से t उड़ गया तो v इक्वल टू क्या आ गया, ये सिर्फ अभी रिलेशन निकाला है अपन ने वर्चुअल वर्क मेथड से। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक। तो पूरे सिस्टम पर, अगर पूरे सिस्टम पर ध्यान सुनिएगा, पूरे सिस्टम पर वर्क ने तरफ लगाओ, क्या लगाओ, तो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, इनके बीच का नॉर्मल, ध्यान से मैं सिस्टम किसको मार रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिस्टम किसको मार रहा हूं, ब्लॉक को, रस्सी को, वेज को और इस दीवार, सबको सिस्टम मार रहा हूं, तभी टेंशन आपका इंटरनल होएगा, हर जगह इक्विवेलेंट अपोजिट दिखेगा। तो और हालांकि दीवार से कोई सेंस नहीं कि दीवार चल नहीं रही है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, तो मैंने दोनों मासेस को क्या मान लिया है, सिस्टम मान लिया, क्या मान लिया, अरे बोलो ना यार, तो वर्कन बाय टेंशन पूरे सिस्टम पर, वर्कन बाय नॉर्मल, वर्कन बाय ग्रेविटी, वर्कन बाय ग्रेविटी, अरे बोलो, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टेंशन का वर्कन पूरे सिस्टम का हमेशा क्या आता है, 0 आता है। नॉर्मल का वर्कन, नॉर्मल यहाँ का इंटरनल हो गया तो नॉर्मल का वर्कन क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, यहाँ के नॉर्मल का वर्कन भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ग्रेविटी का वर्कन दोनों पर होता, वेज पर भी और ब्लॉक पर भी, वेज पर भी और, लेकिन वेज पर कितना होगा, 0 होगा, वेज पर कितना होगा, तो यहाँ से वर्कन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक जो आएगा वो चेंजिंग आईडीजी के इक्वल होगा। अरे बोलो ना यार, अरे बात समझ में आई क्या, अच्छा अगर वर्कन बाय ग्रेविटी जो आएगा वो चेंजिंग आईडीजी के इक्वल होगा, साथ में क्या यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते, अच्छा सेंटर मास वाला कोई फंडा आप अपना सकते हो क्या, सेंटर मास वाला फंडा कोई अपना सकते हो क्या, नहीं, सेंटर मास वाला कोई फंडा अपना सकते हो क्या इसमें, कैसे, ये मैंने किस पे मल्टीप्लाई लगाई है, देखिए चेंजिंग आईडीजी किसकी आएगी, सिस्टम की,
वो कितनी होगी हाफ कैपिटल M इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m ब्लॉक का और उसकी जो